देश में जारी है कोरोना का कहर। लगातार दूसरे दिन 4000 से ज्यादा मौत, 24 घंटे में मिले 3,62,000 से ज्यादा मरीज। वैक्सीन को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में किल्लत। प्रदेश के ताजा हालात पर सभी जिलों के डीसी के साथ मुख्यमंत्री की बैठक। सभी गांव में सैनिटाइजेशन के लिए निर्देश। प्रदेश में मिले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा केस, 14,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। वैक्सीन के लिए टेंडर निकालेगी हरियाणा सरकार। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। वैक्सीन के लिए निकाले जाएंगे ग्लोबल टेंडर। जल्द वैक्सीन मुहैया करवाने की कोशिश। घाटे के बावजूद प्रदेश में चल रही रोडवेज की बसें, हर रोज हो रहा करोड़ों का नुकसान। भिवानी और यमुनानगर में परिवहन विभाग की हुई खस्ता हालत। कैथल अस्पताल मामले में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सीएमओ से रिपोर्ट की तलब। अस्पताल में बेहतर मरीजों की बेहाल मरीजों की तस्वीर आई थी सामने। इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश भर में हाहाकार है। जनता इलाज के अभाव में भटकने को मजबूर है। तो ऐसे में वैज्ञानिकों ने सितंबर तक तीसरी लहर की आशंका भी जाहिर कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए कोरोना कितना खतरनाक है। इस महामारी में महिलाओं के फेफड़ों पर कोरोना कितना असर डाल रहा है या फिर कितना नुकसान पहुंचा रहा, यह जानना भी जरूरी है। साथ ही गर्भवती महिलाएं कैसे कोरोना के नए स्ट्रेन से बचें और उन्हें किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, उसके लिए क्या करें क्या ना करें। जी हां, इंडिया न्यूज की ओपीडी में इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, जहां आप घर बैठकर बेहतर उपचार पा सकते हैं। कोरोना महामारी को मात देने के लिए आज हमारे साथ प्रसिद्ध डॉक्टरों का पैनल होगा। इसमें आप सीधे उनसे संवाद करेंगे, कोरोना महामारी के बारे में उनसे जानकारी साझा करेंगे। अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 011-613-621-37 पर फोन करके सीधे उन डॉक्टरों से संवाद कर सकते हैं। आप लोग डॉक्टर साहब से कोरोना महामारी से बचाव और घर में रहकर खुद अपना उपचार आप कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही आपको घर पर इलाज के दौरान कौन सी दवा किस समय में लेनी है या नहीं लेनी है, इसके बारे में भी आपको जानकारी इसी मंच पर, इसी ओपीडी के जरिए मिलेगी। तो लॉकडाउन के चलते हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बरकरार है। और जब बरकरार है ये रफ्तार, उस बीच में देखिए कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। आंकड़ों के जरिए हरियाणा का ताजा हाल हम आपको बताते हैं। एक दिन में 165 कोरोना मरीजों की गई जान। 165 लोगों ने जान गंवाई है 24 घंटे में, लेकिन 14,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। सबसे ज्यादा केस अभी भी गुरुग्राम में ही मिले हैं। गुरुग्राम में 2700 से ज्यादा केस मिले। फरीदाबाद की बात करें तो 1200 से ज्यादा मरीजों की यहां पुष्टि हुई। रोहतक में 24 घंटे में 23 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। तो ये ताजा आंकड़े हैं जो कि हरियाणा प्रदेश के हैं। रिकवरी रेट क्या है, रिकवर हुए लोगों की संख्या क्या है, जिन लोगों ने जान गंवा दी वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद अभी भी पहले और दूसरे नंबर पर लगातार बने हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों की तुलना अगर हम देखें तो आज और कल या फिर कहें पिछले 3 दिन में रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रही है। तो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच करने के लिए 8,000 टीमों का गठन किया गया है, जिनमें से 1,000 टीमें जल्द ही सक्रिय ढंग से काम शुरू कर देंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए हैं कि 10 दिन के अंदर हर गांव के प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग और सामान्य स्वास्थ्य जांच करवाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए गांवों के लिए व्यवस्था बनाई गई है ताकि इस पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाया जा सके। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों के लिए घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग की व्यवस्था की जाए। जिस मरीज ने निर्धारित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है उसे जल्द से जल्द सिलेंडर मिलना चाहिए। उसके लिए जरूरत हो तो पीसीआर की सुविधा भी ली जाए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जिन होम आइसोलेशन मरीजों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऐसे रोगियों के लिए संबंधित उपायुक्त अपने स्तर पर सिलेंडर की व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी क्षमता अनुसार उपयोग में लाए जाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग से 20-20 गाड़ियां हर जिले में दी जा चुकी हैं और रोडवेज की 5-5 मिनी बसें एम्बुलेंस में बदलकर दे दी गई हैं। इसके लिए किसी भी मरीज को कोई परेशानी ट्रांसपोर्ट संबंधी नहीं आनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में कोविड नियंत्रण के लिए आइसोलेशन सेंटर और अन्य व्यवस्थाएं करने के लिए फंड जारी कर दिया गया है। संबंधित अधिकारी जल्द से जल्द गांव-गांव का सैनिटाइजेशन करवाएं, साथ ही मलेरिया को ध्यान में रखते हुए फॉगिंग की व्यवस्था भी करें। उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में कुछ बेड रेफरल केस के लिए निर्धारित रखे जाएं। पानीपत और हिसार में कोविड अस्पताल जल्द ही काम शुरू कर देंगे। इन अस्पतालों में भी आसपास के जो रेफरल केस हैं उनको लाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 दिन से लगातार कोविड रोगियों की संख्या में अब कमी आ रही है, लेकिन बावजूद इसके हमें सतर्कता में कोई कमी नहीं बरतनी है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रत्येक जिले से गांव में हॉट स्पॉट की संख्या भी जानी और जरूरी व्यवस्थाएं जल्द से जल्द वहां पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज इलाकों में रहने वालों को वैक्सीन लगवाने के लिए विशेष योजना बनाने और जिन्हें दूसरी डोज लगनी है उन्हें प्राथमिकता देने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो प्राइवेट अस्पताल कोविड रोगियों से सरकार द्वारा निर्धारित रेट से ज्यादा रकम ले रहे, ऐसे अस्पतालों के खिलाफ शिकायत अगर आती है तो तुरंत मुकदमा किया जाए। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों को हरियाणा के रोगियों को दाखिल करने पर 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से राशि दी जाएगी। इसके लिए अस्पतालों को रोगी का एडमिशन और डिस्चार्ज HRE पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। बहरहाल तो मुख्यमंत्री और सरकार लगातार सक्रिय हैं और एक अच्छा रोडमैप तैयार करके, एक मास्टर प्लान तैयार करके फिर से नए सिरे से गांव और शहर दोनों को एक साथ कनेक्ट करने के साथ साथ लोगों को सुविधाएं मिले, इस पर फोकस किया जा रहा। बकायदा निजी अस्पतालों में अगर कोई व्यक्ति है तो वहां उसके लिए सरकार प्रतिदिन के हिसाब से रकम की व्यवस्था कर रही। ऑक्सीजन से लेकर, उपकरण से लेकर और वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर भी एक बड़ा प्रारूप यहां पर तैयार किया गया। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संदीप मल्होत्रा हमारे साथ है जो कि सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं फरीदाबाद के। बहुत स्वागत है डॉक्टर संदीप मल्होत्रा आपका। और डॉक्टर सुनीता सोनी हमारे साथ जो कि प्रेसिडेंट हैं IMA की, वो भी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर सुनीता आपका। डॉक्टर सुनीता, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। मौजूदा दौर में देखिए पूरे देश में अलग अलग व्यवस्थाएं हो रही और राज्यवार भी व्यवस्थाएं हो रही और केंद्र के साथ मिलकर भी। उस बीच में IMA की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। अभी की स्थिति को आप लोग कैसे मॉनिटर कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? हरियाणा में कुछ नई गाइडलाइंस सरकारी स्तर पर आई हैं और वो अगर वाकई धरातल पर उतर जाएं तो जो इस वक्त की स्थिति है उसमें व्यापक बदलाव आ सकता है। डॉक्टर सुनीता सोनी, चलिए शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। आवाज को अगर सही करा दे PCR की टीम तो ज्यादा बेहतर होगा। संदीप मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं। संदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। संदीप जी, सवाल यही, चुनौती बड़ी है और आप चूंकि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, एक बड़ा कॉमन सा सवाल लोगों के मन में आ रहा है। कई बार हम जब OPD में भी चर्चा करते हैं तो दर्शक ये कहते हैं कि चेस्ट में पेन हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है। ये किस तरीके का सिम्टम है कोरोना से रिलेट करके अगर आप बताएं, और क्या वाकई ऐसा है या कुछ वहम भी है, कुछ भ्रम भी है, कुछ और दिक्कतें भी हैं? देखिए, नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। और ये अपने बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है। हमारे जो पेशेंट्स आते हैं, जो चाहे कोविड है या नॉन कोविड है, जिनको भी रेस्पिरेटरी इश्यूज रहते हैं, वो चेस्ट पेन की बड़ी एक कॉमन कंप्लेंट बताते हैं। और पहले तो ये डर हार्ट, इसको हृदय से संबंधित खतरा ज्यादा मानते थे लोग। अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं, कोविड में हम चेस्ट पेन को बहुत सीरियसली नहीं लेते। हमारा पहला फोकस होता है पेशेंट की हीमोडायनेमिकली मॉनिटरिंग, जिसका मतलब है उसकी ऑक्सीजन का लेवल चेक करना, जो कि हम आज बड़ी कॉमनली ऐसी बात करते हैं। नाड़ी नब्ज की जो पल्स रेट है, नब्ज चेक करना और BP चेक करना। लेकिन चेस्ट पेन का फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम उसको इतना, इन चीजों को चेक करने के बाद फिर स्टेटस देख लेते हैं। अगर मरीज पहले से BP शुगर की दवाई ले रहा है या कुछ और इश्यूज, तो सबसे पहले उसका ECG और हार्ट का चेकअप फिर करते हैं अकॉर्डिंगली। और यंग पेशेंट्स में हम इसको सेकंड प्रायोरिटी पे लेते हैं। पहले हम कोमोर्बिड वाले पेशेंट जिनको और बीमारियों का इलाज चल रहा है, उनकी जांच पहले करते हैं।
ठीक है, चलिए ये चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझनी होंगी और इसीलिए मैंने सवाल आपसे पूछा था डॉक्टर साहब, और आपने बताया कि देखिए वाकई तमाम लोग हमारे साथ जो दर्शक जुड़ते हैं वही नहीं बल्कि आपके पास जो मरीज आते हैं उनमें भी ये सिम्टम्स हैं या वो इस तरीके की शिकायत करते हैं, तो उसमें आप सुझाव क्या देते हैं, ये बहुत जरूरी है दर्शकों तक पहुंचना। डॉक्टर संदीप मल्होत्रा जो बात कर रहे थे, डॉक्टर सुनीता मैं आपसे फिर से वही सवाल ले रहा हूं कि आईएमए की भूमिका बहुत अहम है, उस बीच में सरकारें केंद्र की हों प्रदेश की हों अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं वैक्सीन लाने के लिए, ग्लोबल टेंडरिंग करने के लिए, तमाम तरह की चीजें, लेकिन जो एक आम व्यक्ति है उसकी जरूरतें अभी भी शायद गांव-गांव तक नहीं पूरी हो पा रही हैं। लेकिन जो नए बदलाव हरियाणा में किए जा रहे हैं इसको कैसे देखती हैं? एक अच्छा रोड मैप सरकार बना रही है गांव-गांव तक पहुंचने के लिए। नमस्कार अतुल प्रताप जी। जी हाँ जी। जहाँ तक आईएमए की भूमिका का सवाल है, और अगर मैं यमुनानगर की सबसे पहले बात करती हूँ जहाँ मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो यहाँ पे हम जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है, शुरू से ही हमने अपने लोकल जो सीएमओ साहब है या डीसी साहब है उनके साथ मिलके काम किया है, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, जहाँ तक ऑक्सीजन की बात आती है, रेमडेसिविर की बात आती है, बेड कैपेसिटी बढ़ाने की बात आती है, कोई भी बात आती है, हमारी उनके साथ रेगुलर उनके साथ मीटिंग होती रहती है और हम एक दूसरे को कंसिडर करके ही डिसीजंस लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लोगों तक पहुंचे। अब जहाँ तक अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो कोरोना है गांव में बहुत फैल रहा है जी। जो आपका सवाल है, इसके लिए हमारी भूमिका इतनी अहम नहीं है जितनी मैं समझती हूँ पॉलिटिकल पार्टीज की है, क्योंकि उनकी पहुंच वहां तक है। गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है वो तो लिमिटेड है, बट आई थिंक यहाँ पे हर पार्टी को, हर राजनीतिक दल को गांव-गांव में देखना चाहिए कि कहाँ क्या ज़रूरत है और सरकार के साथ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उनको उनके साथ तालमेल करके गांव में पहुंचना है। ठीक है डॉक्टर सुनीला, आप भी हमारे साथ बने रहिए और साथ ही साथ हमारे साथ संदीप मल्होत्रा जी लगातार बने हैं। एक दर्शक हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, अपना सवाल आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? अतुल जी नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, अतुल जी मेरी मदर को हेपेटाइटिस सी है। जी, मदर को हेपेटाइटिस सी है, उनकी एज 72 है, वो वैक्सीन के बारे में जानकारी लेनी थी। हेपेटाइटिस बी है? सी हेपेटाइटिस सी है, क्या स्टेज है? 72 ले लो। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपकी माताजी वैक्सीन लें और इस बीमारी की वजह से आप सशंकित हैं? हेपेटाइटिस सी जी, डॉक्टर संदीप मल्होत्रा सजेस्ट करेंगे मनोज को, उनकी मदर की एज 72 है और साथ में हेपेटाइटिस सी से वो ग्रसित हैं, तो क्या वो वैक्सीन ले सकती हैं और किस तरीके से, किस तैयारी के साथ या फिर किसी डॉक्टर से सलाह लेकर? देखिए सर, इनकी मदर की एज 72 है और हेपेटाइटिस सी है। इसमें हमने 2-3 पैरामीटर्स कोई, मैं एक जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि और दर्शकों को भी इस तरीके के प्रश्न पूछने पड़ सकते हैं कि उनके पेरेंट्स को या उनके फैमिली मेंबर्स को किन चीजों का ध्यान रखना है, तो शायद कुछ और लोगों को भी मेरी बात से जवाब मिल पाए। हम 2-3 चीजों के लिए बताते हैं जिनको बहुत ही गंभीर एलर्जी की दिक्कत हो, उन मरीजों में ध्यान रखते हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। हाँ, और एक ऐसे मरीजों में हम सिर्फ ध्यान रखते हैं, मना उनको भी नहीं करते। जो एलर्जी के पेशेंट्स हैं उनको सिर्फ एक एलर्जी के टैबलेट के साथ हम वैक्सीन कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे अब पेशेंट हैं जो इनको खून पतला करने की दवाई चल रही है, उनको हम ओरल एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। उसमें हमें जैसे मॉनिटरिंग करके देनी होती है, मना उनको भी नहीं है। अगर INR हमारा 2.5 से नीचे चल रहा है तो हम ये दवाइयां, ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। हेपेटाइटिस बी, ठीक है, यानी प्रिकॉशन आपको लेकर मनोज जी अपने माताजी को वैक्सीन जरूर लगवानी है, हेपेटाइटिस बी हो, सी हो, लेकिन हाँ उसका जो इस वक्त स्टेज है वो अपने डॉक्टरों से आप जरूर वहां पर सलाह ले लें। चलिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, डॉक्टर संदीप मल्होत्रा और डॉक्टर सुनीला। इस बीच में जरा मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं। के बाद आज 1,07,000 एक्टिव केसेस प्रदेश में है और मैं आशा करता हूं कि लगातार नीचे की तरफ ही जाएगा। व्यवस्थाएं हमारी, चाहे हॉस्पिटल्स की, बेड्स की, ऑक्सीजन की, दवाइयों की, सब इस समय की आवश्यकता के हिसाब से पर्याप्त हैं।
लेकिन आज तो मैं एक पीड़ा जो मेरे मन में बार बार उठती है वो आपसे साझा कर रहा हूँ कि जिस भी परिवार का कोई सदस्य कोविड के कारण से चला जाता है वो हम सब के दुख का कारण बनता है, और उसमें हर प्रकार के परिवारों की स्थिति होती है। कुछ परिवार ऐसे भी रहते हैं कि उनके जाने का जो कष्ट है उसको झेलने में कई बार सक्षम होते हैं। परिवार की मानव स्थिति अच्छी है, जाने वाले की आयु एक 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष है, तो कम से कम परिवार की जो एक सिस्टम है वो आगे बिगड़ने की गुंजाइश कम होती है। हालांकि जो व्यक्ति गया है उसके प्रति हमारी सहानुभूति है, हमें खेद है, वेदना है, हम उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके बहुत यंग एज के व्यक्ति, खास करके जो परिवार में कमाने वाले लोग हैं, कम आयु के लोग हैं, ऐसे लोग भी चले जाते हैं। इससे पहले हमने एक स्कीम उनके इलाज में सहायता हो जाए, ये तो जो बीपीएल के परिवार थे उनके लिए की थी कि कम से कम 7 दिन के लिए 5,000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से उनको एक सहायता ये की गई थी, या जो एडमिशन नहीं लेते उनको एक मुश्त 5,000 रुपये की सहायता देने की बात कही थी। लेकिन आज मेरे मन में ये विचार आया है, जो मैंने अपने साथियों से विचार किया है, कि 18 वर्ष से लेकर और 50 वर्ष तक की आयु ऐसी होती है जब ये व्यक्ति चला जाता है तो उसमें परिवार को एक बड़ी यानी आगे के लिए संभालने के लिए भी कठिनाई आती है। तो ऐसे परिवारों की सहायता के लिए, और वो भी खास करके जो गरीब परिवार हैं, जो खास करके जैसे हमने एक लिमिट पहले परिवार पहचान पत्र में रखी हुई है कि जो 15,000 रुपये मासिक से भी कम कमाते हैं, तो ऐसे परिवारों की सहायता की जाए। उसके लिए वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष एक योजना लागू की थी, और उस योजना का नाम था, है अभी भी चल रही है, मुख्यमंत्री जीवन ज्योति योजना, क्षमा करें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में प्रावधान ये है कि 330 रुपये वार्षिक उस योजना में प्रीमियम देना होता है, और वो प्रीमियम जो बीमा करता है वो स्वयं देता है हर वर्ष। बहरहाल तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, और इसी बीच में ओपीडी में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़कर, हमारे साथ जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनसे अपनी जो भी समस्या है वो साझा कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, क्योंकि सही जानकारी और सटीक जानकारी बहुत जरूरी है। डॉक्टर सुनीला, जो बात यहां पर इस वक्त देखा आपने मुख्यमंत्री का भी संबोधन, यहां पर कई तरह की चीजें पैरेलली की जा रही हैं, लेकिन उसके बीच में मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे महसूस कर रहा हूं कि अब इस बार जो खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा प्रभाव अलग अलग राज्यों में दिखाई दे रहा है, वहां पर भ्रम भी है, समस्या भी है, दिक्कत भी है। वैक्सीन तक को लेकर दिक्कत यह है कि जहां उपलब्ध है वहां पर लोग वैक्सीन लगाने में भी सशंकित हो रहे हैं, किसी बीमारी की वजह से, किसी डर की वजह से, या किसी वहम की वजह से, या किसी भ्रामक खबर की वजह से यह चुनौती और बढ़ जाती है। जी जी, हम ग्रामीण क्षेत्र की बात तो बाद में करेंगे। सबसे पहले जब इंडिया में ये वैक्सीन आई 16 जनवरी से, और सबसे पहले ये हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए थी, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, तो देखा गया था कि वो जो टाइम था उस टाइम कोरोना इतना नहीं था और लोगों में इतना उत्साह इस वैक्सीन को लेके बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। तो जितना प्रतिशत हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। फिर अब जो स्थिति है, अब सडनली सबको चाहिए कि हमें वैक्सीनेशन करानी, बिल्कुल बिल्कुल सही पर बात। अब डोजेस कम पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब जहां तक ग्रामीणों का सवाल है, ये मेरी फिर से वही है कि ये जो ग्रास रूट लेवल का वर्क बहुत जरूरी है, चाहे वो वैक्सीनेशन के बारे में है, चाहे कोरोना के बारे में है, कि उसके जो बीमारी है उसके बारे में भी बहुत लोगों के मन में शंकाएं हैं और डर है। तो ये सब खत्म करने के लिए ग्रास रूट लेवल की मूवमेंट होनी चाहिए, बिकॉज
अगर हमारे पास हॉस्पिटल्स, रिसोर्सेज, डॉक्टर्स वो हम एकदम से नहीं बढ़ा सकते। हम क्या रोक सकते हैं? ये बीमारी हम प्राइमरी लेवल पे हमारी प्रिवेंशन पे ज्यादा जोर होना चाहिए। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ विनोद कुमार हैं। विनोद, बहुत जल्दी से अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार। जी बोले। मैं खुद एक पेशेंट हूँ डायबिटीज का, लीवर सिरोसिस का और ऑस्टोपोरोसिस का, और मेरी एक दवाई चल रही है प्रोपोनॉल LA40, और जिसके साथ कैल्शियम वगैरह ये D3 वगैरह दे रखा है। क्या मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? डॉक्टर सुनीला क्या सजेस्ट करेंगे विनोद जी को? बिल्कुल लगवा सकते हैं, ये बिल्कुल वैक्सीन लगवा सकते हैं। डॉक्टर विनोद जी, आपने डॉक्टर सुनीला को सुना। आपकी जो भी समस्याएं हैं, शारीरिक जो भी बीमारियां हैं, उसके बावजूद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। आप जरूर वैक्सीन लगवाइए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री एक बार फिर से हम ले चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त, क्या तैयारी सरकार की और किस रोड मैप पर आगे भविष्य में सरकार काम करने वाली है। तो वो 2 लाख रुपए सरकार अपनी ओर से देगी। इस योजना का 31 मई के बाद जिन्होंने फार्म भरा है उनको पैसा कंपनी की ओर से मिलेगा। लेकिन हम ऐसा प्रबंध करेंगे कि हर व्यक्ति 18 वर्ष से 50 वर्ष तक का ये फार्म अवश्य भर दे, जाकर के बैंक में दे आए। बहुत सरल फार्म है, बैंक में देने से वो 330 रुपया हर साल ये सरकार उसमें से पे करेगी। एक योजना ये हमने बतानी थी, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि हम हर किसी के लिए दवा भी कर सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं, लेकिन दिलासा देना भी आवश्यक है। तो ये बहुत छोटी मात्रा में दिलासा देने की काम हमने किया है। अन्य प्रकार की भी सहायताएं जो पहले हम देते हैं वो हम लगातार जारी रखेंगे। किसी भी परिवार को कष्ट ना आए ये हम देंगे। इससे पहले भी 3 स्कीमें हमने जो घोषणा की है उसको मैं फिर याद करा देता हूँ कि एक तो जो लोग कोविड पेशेंट हैं और एडमिशन उन्होंने नहीं लिया, हरियाणा के BPL के लोग 1,80,000 रुपये तक की राशि कमाने वाले लोग, उनको लमसम 5,000 रुपये मिलेगा। हरियाणा के जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिशन लेते हैं उन सब का 1 लाख रुपया प्रतिदिन प्रति बेड 7 दिन तक एक पेशेंट के लिए वो सरकार रिइंबर्स करेगी अस्पतालों को। और ये जो बिल उनके हमने राशि तय की है 18,000 रुपया, 8,000 से लेकर 18,000 रुपये तक जो उनको बिल पे करना पड़ता है, उसमें 5,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मैक्सिमम 7 दिन तक 35,000 रुपया ये उन BPL परिवारों के लिए ये सरकार रिइंबर्स करेगी अस्पतालों को। इसी के साथ दूसरा जुड़ा विषय है वो है प्राइवेट अस्पतालों का। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के अंदर बहुत बड़ा योगदान वो कर रहे हैं, क्योंकि केवल सरकार की व्यवस्था से इतने सब मरीजों का शायद इलाज करना संभव नहीं था। अभी तक जैसे हमारे पास 17,000 बेड्स हैं ऑक्सीजन के, जिसमें आज 13,500 पेशेंट्स दाखिल हैं। और मैं अगर इसमें मोटा हिसाब लगाता हूं तो सरकारी योगदान इसमें 40% है, प्राइवेट अस्पतालों का योगदान इसमें 60% है। तो ऐसा ये योगदान 60% का एक बहुत बड़ा योगदान प्राइवेट अस्पतालों का है। लेकिन वहीं दूसरी बात यह है कि प्राइवेट अस्पताल इस समय, बहुत अस्पताल तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ एक अस्पताल मजबूरी का लाभ उठाकर और वो अनाप शनाप चार्जेस करते हैं। अब ये अनाप शनाप चार्जेस बहुत लोग ऐसे हैं जो सहन नहीं कर सकते हैं। हमने उसके लिए रेट लिस्ट ये भी घोषित की है, जो मैंने बताया 8,000 से लेकर और 18,000 रुपये तक अलग अलग प्रकार के रेट उनके लिए तय किए हैं। उससे ज़्यादा पैसा अगर कोई अस्पताल लेता पाया गया तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई करने में उनके खिलाफ जो एक प्रकार की क्रिमिनल कार्रवाई है ये, वो तो होगी होगी। आगे के लिए अगर कोई ऐसा पाया जाएगा तो हमें चाहे उसको मना करना पड़े कि आगे अब जितने पेशेंट्स हैं उनको लेना बंद कर दें, और जो पेशेंट्स वहाँ एडमिट हैं उनको हम दूसरे अस्पतालों में ले जाएंगे, इनको ऑक्सीजन देना भी बंद कर देंगे, और अगर आवश्यकता हमको लगी तो उसके खिलाफ डी रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं उनको कि हम जो रेट्स तय हैं उससे ज़्यादा पैसा वो बिल्कुल न लें। इसी प्रकार से हमने एम्बुलेंसेज के भी सब जगह के रेट तय कराए हैं, ताकि कोई गरीब आदमी जो इसमें पिसता है वो इसमें पिसे नहीं। इस प्रकार का एक निर्देश उनको दिया गया है, इसका सख्ती से पालन करें, ऐसा एक विचार मैंने पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ। कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का मैंने अभी बैंक से फार्म मंगवाया है, बहुत सिंपल 1 पेज का फार्म है। इसको हम छपवा करके अपने ज़िलों में डिप्टी कमिश्नर्स के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराएंगे,
और जल्दी ये 2 दिन के अंदर अंदर फार्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उनको केवल इसको भरना है, भर करके बहुत सामान्य जानकारियाँ लेकर और बैंक में अपने जनधन अकाउंट के साथ जिस बैंक में है उस बैंक में जाके जमा कराना है। जमा कराते ही वो इंश्योर्ड हो जाएंगे। 2 लाख रुपया अगर कोई कंटिजेंसी होती है, ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो उनको 2 लाख रुपया तुरंत बैंक में जमा हो जाएगा। तीसरा एक विषय है ऑक्सीजन की डिलीवरी। ये ऑक्सीजन की डिलीवरी हम जो घर घर में आवश्यकता एक पेशेंट को पड़ती है, डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के ऊपर इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए हमने कहा है कि वो लोग रजिस्टर कराएं अपने आप को। और अभी तक जो जानकारी है www.oxygenhry.in तो इस प्रकार से इस वेबसाइट के ऊपर ये प्रावधान किया गया है। 6000 लोगों ने इस समय तक उसमें अपने आप को रजिस्टर किया है, जिसमें से लगभग 2800 लोगों के घरों में ऑक्सीजन कल तक पहुंच गई है। आज 847 लोग ऐसे हैं जिनकी डिलीवरी आज की गई है। तो ऐसा लगभग ये 3700 लोगों को दी जा चुकी है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें उन्होंने डॉक्टर की पर्ची अपनी नहीं लगाई है। कुछ लोगों के पास सिलेंडर्स नहीं हैं, उनको सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए कहा है। हमने हर एक ज़िले में ये भी कहा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स इनका एक बैंक बनाएंगे। अभी प्रारंभ में 10 से लेकर के 25 कंसंट्रेटर का बैंक होगा, ताकि किसी के पास सिलेंडर नहीं है तो उनको लोन पर कंसंट्रेटर दिया जाएगा। आवश्यकता जब तक है तब तक रखेंगे, उसके बाद वो वापस जमा कराएंगे। तो ऐसे ऑक्सीजन का ये बैंक, इसमें जैसे हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, उसमें ज़्यादा भी संख्या इन बैंक्स की बढ़ाई जा सकती है। कुछ संस्थाएं भी बैंक्स बना रही हैं, उनको भी मैं चाहता हूं कि और अधिक संख्या में इन बैंक्स को और वो आगे बढ़ा करके लेकर के जाएं। एक संख्या मेरे पास अभी आई है, 18 से 50 वर्ष तक ऐसे कुछ ये 4,51,000 फैमिलीज़ हैं जिनमें ये 18 से 50 के, इसमें तो संख्या सिर्फ 10 लाख के आसपास आई है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद संख्या ज़्यादा हो सकती है। फिर भी अच्छा बीपीएल के फिर भी 10 लाख है अथवा ज़्यादा है, इन सब को हम जो है फार्म भरने के लिए इस 15 दिन के अंदर व्यवस्था करेंगे ताकि इनके सबके फार्म भरे जा सकें। मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतनी विषय आपके सामने रखना था। अब एक अपील आपके सामने ज़रूर मैं रखना चाहूँगा कि जैसा आज डिप्टी कमिश्नर से मेरी बातचीत हुई है कि ग्रामीण क्षेत्र बहरहाल तो मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, देखिए तमाम जो आगे भविष्य के लिए काम करना है, वो चाहे आर्थिक तौर पर मदद देनी हो, ऑक्सीजन को लेकर हो, प्राइवेट अस्पतालों का योगदान हो, या फिर तमाम अन्य जो भविष्य की जरूरतें हैं या चुनौतियां हैं, उसको लेकर तैयारी की जा रही है। बाकायदा अलग अलग योजनाओं से संबद्ध करके लोगों को आर्थिक तौर पर भी थोड़ा राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर सुनीला लगातार है, दर्शक भी हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं। डॉक्टर सुनीला, जैसा आपने सुना इसके पहले अभी एक दर्शक जिन्होंने कहा कि मुझे ये बीमारी है, इस वजह से मैं वैक्सीन लगवा सकता हूं, नहीं लगवा सकता, तो ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी हैं। जो सवाल मैंने आपसे पहले किया था कि कोरोना काल और वैक्सीन आने के बाद लोगों में उतना उत्साह नहीं था, उतनी ज्यादा लोगों में उत्सुकता नहीं थी, या फिर कहने के बावजूद वो कहते थे कि नहीं अब तो कोरोना ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, हमें वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है, ये लापरवाही भी थी। अब दूसरे स्ट्रेन में सबको वैक्सीन चाहिए, नहीं मिल रही है तो उसके लिए सरकार दोषी, लेकिन जब मिल रही थी तब वो उत्सुकता नहीं थी। और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि भ्रमित हैं या कुछ बीमारी की वजह से उनके मन में शंका है। एक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता भी है। जी, बिल्कुल जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। और जैसे मैंने कहा कि हमें पहले हेल्थ वर्कर्स को कन्विंस करना पड़ा, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स को कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम कोरोना ज्यादा था नहीं। अब जैसे है लोग खुद ही आ रहे हैं, बट द ओनली थिंग इज कि हमारे पास उतनी वैक्सीनेशन की कैपेसिटी अभी नहीं है जी। तो वैक्सीनेशन की कैपेसिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब ये सरकार देखे कि कैसे किया जाए, तब तक मास्क ही वैक्सीन है, लेके हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि ये वैक्सीन ठीक है। वैक्सीन की उपलब्धता के बीच में हमें सतर्कता वैसे ही बरतनी है। एक दर्शक हमारे साथ सुनीला जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी बताइए, सुनील क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोले। हमारी आंटी को ना थायराइड की शिकायत है जी।
आंटी को थायराइड की शिकायत है, थायराइड की। ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए वैक्सीन ले सकते हैं क्या? सुनीला जी। जी बिल्कुल ले सकते हैं। अगर थायराइड की बीमारी है और उनकी दवाई चल रही है तो वो बिल्कुल वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, कोई सुनील मनाही जी, नहीं है। आपको बिल्कुल वैक्सीन उनको लगवानी है। थायराइड की समस्या है, कोई बात नहीं, उसकी दवा भी चल रही है, लेकिन वैक्सीन से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप जरूर उनको वैक्सीन लगवाएं, वो वैक्सीन लगवाने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए सुनीला जी, ये जो सुनील का सवाल था, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे, जबकि हम प्रतिदिन इस पर चर्चा करते हैं, तमाम दर्शक जुड़ते हैं और ऑलमोस्ट अगर 20 लोग जुड़े तो उसमें से 15 लोगों का यही सवाल होता है, ये बीमारी है इसलिए वैक्सीन नहीं, ये एलर्जी है इसलिए वैक्सीन नहीं, लगवाएं कि ना लगवाएं। मतलब अवेयरनेस काफी कम दिख रहा। जी बिल्कुल अवेयरनेस बहुत कम है। कुछ व्यक्तिगत सबको अपनी अपनी बीमारी को लेके शंका होती है, बट ऑलवेज आप समझ लीजिए कि प्रैक्टिकली कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बहुत ही गिने चुने कम है और सारे लोग लगवा सकते हैं और वैक्सीनेशन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसको ठीक है बहुत सुनीला ज्यादा जी, शंका अब हम जरा उस मुद्दे पर आते हैं। जैसे हमने देखा कि पहले फेज में बुजुर्ग, दूसरे फेज में युवा, लेकिन थर्ड फेज में कहा जा रहा कि बच्चों पर ज्यादा प्रभाव होगा। और अभी अभी जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे, खासतौर से आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, नवजातों के लिए, जो माताएं अभी स्तनपान करा रही हैं, अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनके लिए भी वैक्सीन को लेकर कई तरह की खबरें चल रही हैं। कुछ आज गाइडलाइंस केंद्र सरकार की तरफ से भी आई हैं, लेकिन आप खुद इसको कैसे देख रहे हो और IMA कैसे इन तमाम चीजों को लोगों तक पहुंचा रहा, खासतौर से आशा वर्कर्स के जरिए महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए भी वही है जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्योंकि स्टडीज अभी इंडिया में उस लेवल की नहीं हुई है। जो हमारे पास अभी 2 वैक्सीनेशन है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, उनकी स्टडीज इतनी नहीं हुई है। पर जो बाहर दोनों वैक्सीन है, फाइजर है या मॉडर्ना है, तो वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज या गर्भवती महिलाएं लगवा रही है वैक्सीनेशन, क्योंकि वहाँ स्टडीज हो चुकी है। यहाँ भी जब ऐसा दौर अब आया है कि ये बीमारी इतनी फैली है और ये प्रेग्नेंट या गर्भवती महिला के लिए बहुत ही घातक भी हो सकती है, तो हम एक जनरल गाइडलाइन देते हैं कि स्टडीज नहीं हुई है, पर आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं। अगर आप लगवाना चाहे तो लगवा सकते हैं। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ बहादुरगढ़ से जुड़ रहे हैं, करण सिंह। बताइए करण, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, नमस्कार जी। जी बोले। हाँ जी, वो मेरी वाइफ ने जो टीका लगवाया था जी, उनको बुखार है कई दिन, अभी भी कह रही है शरीर कुछ मतलब टूटा टूटा सा रहता है जी। ठीक है डॉक्टर सुनीला, वैक्सीन इन्होंने लगवाई है, उसके बाद से इनको बुखार और शरीर में एक तरीके से कह सकते हैं कि अकड़न सी होगी, टूटता है शरीर, इनका ये कहना है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है वैक्सीनेशन के बाद कुछ इस तरीके के सिम्टम होते हैं, लेकिन क्या कोई खतरा? इनको आप सुझाव क्या देंगी? कितने दिन हो चुके हैं वैक्सीनेशन लगवाए? करण जी कितने दिन हुए? अभी 1 महीना नहीं हुआ जी, 2 जी। अभी उसको 25-26 दिन हुआ जी। 25-26 दिन है। तो बुखार भी क्या कंटिन्यू है? हाँ, बुखार 1 हफ्ते तो उतरा नहीं जी, उसके बाद शरीर में मतलब अकड़न सी रही है। कितना बुखार होता था? बुखार में दवाई तो वही पैरासीटामोल दी थी। नहीं, टेम्परेचर कितना रहता था आपका? टेम्परेचर तो शरीर टूटा टूटा रहा है। अच्छा, टेम्परेचर आपने नहीं लिया, आपको टेम्परेचर तो लेना चाहिए था ना, फिर भी पैरासीटामोल का आपने इस्तेमाल किया है। डॉक्टर सुनीला बताएं। वैक्सीन के साथ ये नोन है कि 2-3 दिन तक शरीर में अकड़न रह सकती है, हल्का बुखार हो सकता है, तो ये बिल्कुल नेचुरल है और उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं इनको सबसे पहले ये सलाह दूंगी कि टेम्परेचर चेक कर ले, है भी या नहीं है। अगर है तो फिर हम सोचेंगे कि ये किसी और वजह से है, वैक्सीनेशन की वजह से नहीं। यानी आपको टेम्परेचर जरूर चेक करवाना है। आप नियरेस्ट कहीं पर भी चले जाइए करण सिंह साहब, और वहां के डॉक्टर से आप सुझाव लें और फिर उसके बाद उसके हिसाब से वैक्सीनेशन की अगली डोज आपको कब लगनी है वो भी वो बता देंगे, या अगर अभी आपको कोई समस्या है तो उसमें क्या दवा आपको इस्तेमाल में लानी है, उस दवा को भी आपको इस्तेमाल में लाने की जानकारी देंगे। हमारे साथ डॉक्टर संदीप मल्होत्रा फिर से जुड़ चुके हैं। संदीप जी,
देखिए, बड़ी कॉमन सी चीज निकलकर बार बार आ रही है और वो अवेयरनेस ही बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने भी ये मंच बनाया है, हमने भी आप लोगों को जोड़ा ताकि सही जानकारी, सही उचित जानकारी, सटीक जानकारी दर्शकों तक पहुंचे। लेकिन उस बीच में पैरेलली हमें कई और बीमारियों से भी जूझना पड़ रहा है। ब्लैक फंगस की बात हो गई, उसके साथ साथ कई और तरह के सिम्टम्स लोगों में आने लगे हैं और ये सब कुछ चीजें पैनिक सा बनाता है। देखिए, अभी फिलहाल आपने मीडिया में हमारे को ये जो खबर आ रही है ब्लैक फंगस की या किस तरीके की, ये चीजें हर एक पहले भी हमारे वायरल इन्फेक्शन थे, उनमें भी ये ऐसी चीजें हमने पहले भी देखी हुई है। फंगल इन्फेक्शन ये अभी कुछ केसेस में पाए गए हैं, अभी इतना कॉमन नहीं है कि हम लोग इसको लेके बहुत ज्यादा चिंतित होने वाली बात है। हाँ, एक विजिलेंट रहने वाली बात है, क्योंकि फिर से वही बातें आती है कि ये इस तरीके की, चाहे वो ब्लैक फंगस हो या और इस तरीके के फंगल इन्फेक्शन या कुछ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो हमें पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिनकी बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम है किसी भी वजह से, चाहे वो डायबिटीज है, टीबी है, कैंसर के मरीज हैं या किसी भी कोई रेगुलर इलाज चल रहा है, हमें इस तरीके के इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। हमें ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है, पर्टिकुलरली तब जबकि हम अपना बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और हमें आराम नहीं मिल रहा, तब हमें इस तरीके के फंगल इन्फेक्शन के लिए जांच के लिए कल्चर स्टडी और दूरबीन से जांच करके देखना पड़ता है। लेकिन अभी बहुत ज्यादा चिंतित होने की बात है। हाँ, ये एक मनन का विषय जरूर है, इसको ध्यान रखने वाली बात है कि हमें अपनी नजर में रखना है, लेकिन अपने ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करने हैं, क्योंकि इसी से हम अपने पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ और सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, बताइए क्या कहेंगे आप? सुधीर हमारे साथ है। सुधीर, चलिए, शायद हमारे साथ संपर्क नहीं है। हमारे साथ दोनों मेहमान, दोनों प्रसिद्ध डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। इस बीच में कोरोना के हालातों के मद्देनजर इंडिया न्यूज हरियाणा और ITV फाउंडेशन आपसे अपील करता है, बुखार, खांसी या जुकाम होने पर सीधे दवा की दुकान पर जाकर दवा आप कतई ना लें। पहले किसी डॉक्टर से आप संपर्क जरूर करें। आजकल देखिए टेलीफोनिक कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छे से हो रहा है और अगर रिजल्ट फिर पॉजिटिव आता है तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, खुद को आप आइसोलेट करें, किसी के भी संपर्क में आने से बचें और आने के प्रयास में अगर कोई हो तो उससे भी जागरूक करें। डॉक्टर की जो दवाएं बताई गई हुई हैं, जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है, उसी दवा का सेवन करें, उतनी ही मात्रा में दवा का सेवन करें। ये चीजें करके बहुत सारे लोग अपने घरों पर ही इस वक्त सही हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को जरूर अस्पताल जाने की पड़ती है, लेकिन वहां पर तमाम ऐसे लोग हैं जो कि अन्यथा सिर्फ वहां पर अस्पताल में जाकर भीड़ बढ़ाएंगे, खुद भी दिक्कत में आएंगे और लोगों की परेशानी भी बढ़ाएंगे। एक दर्शक हमारे साथ पंजाब से जसविंदर जुड़ रहे हैं। बताइए जसविंदर, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, मेरा ना मतलब कि लीवर की प्रॉब्लम है, कनक तो एलर्जी है, तो आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं कोविड का? कितनी उम्र है जसविंदर आपकी? मेरी 43 साल है सर, थायराइड भी है, मतलब कि सारा कुछ ही है। ठीक है, डॉक्टर संदीप सजेस्ट करेंगे जसविंदर को, थायराइड की समस्या भी है, एलर्जी भी है इनको। एक चीज बताता हूँ, मैंने यही बात पहले के मैसेज में कही थी कि लोगों में ना डर बहुत ज्यादा है और बीमारी तरफ से मना बहुत ही कम लोगों को है। देखिए, पता क्या है कि बीपी की दवाई, शुगर की दवाई, ये ही हमारे एलिजिबल कैंडिडेट है। हमें फोकस करना है कि ये लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि किसी भी वजह से अगर इम्यूनिटी कम है, आज वैक्सीन में हम जो देख रहे हैं, वैक्सीन लगाने का फायदा है कि पेशेंट एडमिट तो हो सकता है पर वो आईसीयू में नहीं जाएगा आपका पेशेंट वैक्सीन लगाने से, है ना। आपका पेशेंट सीरियस नहीं होगा, उसको इन्फेक्शन होगा, वो माइल्ड मॉडरेट होगा, मतलब उसकी जान बच जाएगी। तो यही कैंडिडेट है, मैं बार बार स्ट्रेस करना चाहूंगा, चाहे वो किडनी पेशेंट हैं, चाहे वो बीपी के हैं, चाहे वो शुगर है, अस्थमेटिक है, यही कैंडिडेट है। ये घबराएं नहीं, हम इन्हीं के लिए वैक्सीन लगाने के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत जरूरी है जो बात डॉक्टर संदीप कह रहे हैं। जसविंदर, आप भी समझिए, अपने परिवार को भी समझाइए, आसपास के लोगों को भी जागरूक करिए। डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि वो लोग जो कि शुगर के, बीपी के या फिर किडनी के या फिर हार्ट के पेशेंट हैं, एलर्जी है, थायराइड है, आपको तो वैक्सीन लगवानी ही लगवानी है। डॉक्टर से आप जरूर सलाह ले लें। कुछ केसेस में ऐसा होगा कि डॉक्टर आपको कुछ और सजेस्ट करेंगे, लेकिन इनको तो वैक्सीन इसलिए जरूरी है लगवाना क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम इनका कमजोर होता है और ये तो सबसे पहले इनको अगर लगवाएंगे वैक्सीन तो ज्यादा बेहतर होगा। तो जसविंदर, आप भी जरूर वैक्सीन लगवाएं। एक दर्शक और हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या सवाल है आपका? सर, हार्ट की दिक्कत है, छल्ले डलवा रखे हैं, क्या वो लगवा सकते हैं? बिल्कुल लगवा सकते हैं आप। इसका तो जवाब मैं ही आपको दे रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर साहब से भी आपको जवाब दिलवाता हूं। डॉक्टर संदीप मल्होत्रा, स्टंट पड़ा हुआ है, इनको हार्ट की प्रॉब्लम है, क्या ये वैक्सीन लगवा सकते हैं? सर, मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे स्टेंट पड़ा हुआ है ना, इनको ऐसे मरीज, सिर्फ वो मरीज जिनके खून, जो हमारे स्टेंट पड़ा होता है, इनमें हमारी
प्लेटलेट कम करने वाली दवाइयां चल रही होती हैं, इकोस्प्रिन है, डीप्लेट वगैरह है, ये बिल्कुल भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। सिर्फ वो मरीज जिनके जैसे खून जम गया है हार्ट में या पैरों में, नसों में खून जम गया, खून पतला करने की दवाई चल रही है, वहां थोड़ी सी बस ध्यान रखने की बात ये होती है, वो भी क्यों होती है कि जब हम वैक्सीन लगाते हैं इस साइड पे कि वहां ब्लीडिंग ना हो जाए, खून पतला करने की दवाई की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा ना हो जाए, सिर्फ उस बात का रखना पड़ता है। जो हार्ट के मरीज हैं उनको निश्चित तौर पे ये वैक्सीन लगानी चाहिए, ठीक है। वैक्सीन के लिए और अपने स्पेशलिस्ट से भी आसपास सलाह ले सकते हैं ताकि वो डबली श्योर हो पाए और अच्छे से सलाह उनको मिलने से छोड़। सर मैं एक मैसेज देना चाहूंगा छोटा सा कि जो इतने अभी टाइम में हमने कई 100 मरीज ट्रीट किए हैं कोविड के सेकंड वेव के, मैं पर्टिकुलरली अभी सेकंड वेव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जो अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटरिंग क्लोज करना है, क्लोजली मॉनिटर करना है और टाइमली टेस्टिंग करा के फटाफट ट्रीटमेंट को शुरू करना है ना। तो सुना आपने, जरूर आप वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन लगवाने में अगर आपको स्टंट भी पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ केसेस जिसका जिक्र कर रहे थे डॉक्टर संदीप, वहां पर वो डॉक्टर से सलाह लें। ऐसे मरीज जो कि इस तरह की दवा का इस्तेमाल करते हैं या ऐसी कोई बीमारी है, लेकिन वैक्सीन जरूर आप लगवाएं। बहुत सारे केसेस में सिर्फ भ्रम फैला हुआ है या लोगों को जानकारी सही नहीं है। एक दर्शक और हमारे साथ बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बताइए बाबूलाल, क्या सवाल है आपका? सर मैंने 30 तारीख को पहली डोज लगवाई थी और अभी मेरे को थोड़ा सा जुकाम वगैरह है, वैसे तो कोई तकलीफ नहीं है, और तो मैंने कहा अभी वो लगवा लें, अब जुकाम में जाना लगवाएं दूसरी डोज। तो दूसरी डोज लगवाना है ना आपको? हाँ जी लगवा लें, आपसे राय ले रहा हूँ। नहीं बिल्कुल आपको लगवाना ही है सर। जुकाम और खांसी और बुखार ये तो अच्छा है। अगर वैक्सीन आप लेते हैं ना उसके बाद बॉडी रिएक्ट करती है तो अच्छा है कि कम से कम बॉडी रिएक्ट तो कर रही है। बहुत सारे लोगों को तो कुछ भी रिएक्शन नहीं आ रहा, उनको लग रहा है कि हुआ कि नहीं कुछ हुआ। अगर बुखार जुकाम आता है तो अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा डॉक्टर संदीप मल्होत्रा, नहीं डॉक्टर सुनीला सोनी, आप इसका जवाब दें। बाबूलाल जी का कहना है कि हल्का सा जुकाम उनको जरूर था वैक्सीन के बाद, लेकिन अब सेकेंड डोज के लिए वो क्या करें, लगवाएं कि नहीं लगवाएं, और अगर ऐसा जुकाम हुआ तो कोई और दिक्कत है क्या? फर्स्ट डोज इन्होंने 30 तारीख को लगवाया था और जुकाम कितने दिन से है इनको? वो इंजेक्शन लगवाने के बाद 22 तारीख तक मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बुखार रहता रहा, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। इंजेक्शन वगैरह लिया, कोई मेडिसिन भी लिया थोड़ा बहुत। अभी जुकाम नहीं है, थोड़ा बहुत बस उसी की वजह से है, पहले की जुकाम था जो। ठीक है डॉक्टर सुनीला जवाब दे। मुझे जो बात समझ आ रही है, इन्होंने 30 मार्च को पहला डोज लगवाया था और उसके बाद उनको जुकाम वगैरह 22 तारीख तक चला है। तो सेकेंड डोज जो उनका ड्यू है दैट इज 4 to 8 वीक्स जो हम आजकल कह रहे हैं, तो अगर वो तब तक ठीक हो जाएंगे, आई थिंक आज 14 मई है, 13 मई है, तो आज वो ऑलमोस्ट ठीक हो गए हैं, तो नेक्स्ट डोज वो लगवा सकते हैं। बिल्कुल लगवा सकते हैं आप बाबूलाल जी नेक्स्ट डोज। और देखिए कई बार ऐसा हुआ है, पहली डोज किसी ने ली और उसी दिन या उसके अगले दिन या फिर कुछ दिन के बीच में वो संक्रमित हो गया। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद संक्रमित नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड डोज के बाद भी संक्रमित हो सकता है। फिर जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। और पहली डोज के बाद अगर आप संक्रमित हो गए या इस तरह के आप में सिम्टम आए तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको भी उन्हीं नियमों का पालन करना है जो दूसरा एक संक्रमित मरीज कर रहा है। आइसोलेट रहना है, आपको टाइम फ्रेम पूरा करना है 14 से 21 दिन का। उसके बाद भी अगर सिम्टम्स हैं तो आपको टेस्ट भी बीच में कराना है, और नहीं है तब आप ठीक हो चुके हैं और फिर आप अगली डोज लेने के लिए पूरी तरह से हैं सक्षम, आप जरूर लीजिए, आप एलिजिबल हैं अगली डोज लेने के लिए। एक दर्शक जतिन हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन क्या सवाल है आपका? हेलो जतिन, सबसे पहले टेलीविजन का वॉल्यूम वहां पर कम कर दीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। ओके 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 ओके। हाँ जी सर। जी बोलिए। मैं ये पूछ रहा था सर कि जो मम्मी की अभी दवाई चल रही थी। हेलो। हाँ बताइए, किस चीज की दवाई चल रही थी मम्मी की? इनकी ये थोड़ी टेंशन की दवाई होती है जी। थोड़ी टेंशन या ज्यादा टेंशन की? बस बैन है, टेंशन है जी एक। अच्छा ठीक है, सवाल क्या है आपका आगे? तो उनसे वैक्सीन लगवा सकते हैं हम? नहीं, टेंशन से तो कोई लेना देना ही नहीं है वैक्सीन का। वैक्सीन को लेकर लोग टेंशन में है कि उनको लग नहीं रही है, और मम्मी को आपके टेंशन की दवा चल रही है तो जरूर आप लगवाइए। अब इसका भी मैं जवाब चाहूंगा डॉक्टर संदीप आप दें। थोड़ी सी टेंशन है इनकी मम्मी को और इसके वजह से ये टेंशन में है कि वैक्सीन उनको लगवाएं कि नहीं लगवाएं। एक बेटा अपने मां के लिए देखिए कितना सोच रहा है, लेकिन इस टेंशन का इलाज क्या है?
देखिए, बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। आजकल टेंशन वैक्सीन लगवाने को लेकर हो रही है, नहीं लगवाने का तो टेंशन है ही नहीं, है ना। इतनी बड़ी लिस्ट में जो काम कर रहे हैं, है ना, अवेलेबिलिटी जो वैक्सीन की है वो बहुत बड़ी टेंशन है। ये नहीं लगाने वाली टेंशन तो कहीं नहीं। अभी फिलहाल ये है कि टेंशन के लिए तो आप ज्यादा से ज्यादा एक टैबलेट से लेकर उसको कंट्रोल करिए, जो भी आपके चल रही है उसको थोड़ा सा बदल सकते हैं दवाई को, लेकिन पहला फोकस ये है कि टाइमली उनको वैक्सीन लगवाए ताकि आगे के लिए उनको सुरक्षा कवच मिल जाए। तो जतिन भाई, टेंशन मत लीजिए, मम्मी की टेंशन को दूर करिए, उनको वैक्सीन लगवाइए। अगर आप भी 18+ मुझे लगता है कि हैं ही हैं, तो आपको भी वैक्सीन लगवानी है। टेंशन इस वक्त वैक्सीन को लेकर है, सरकारें उस वजह से परेशान है कि कितनी जल्दी से जल्दी हम और डोज ले आए। लड़ाइयां हो रही हैं, देखिए केजरीवाल साहब किसी को दोषी ठहरा रहे हैं, कोई किसी को दोषी ठहरा रहा है, सब प्रधानमंत्री को दोषी ठहरा रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री को दोषी ठहरा रहा है। एक आम व्यक्ति को अपने आप को भी कभी कभी दोषी ठहराना पड़ेगा कि हम भी कहां कहां वहम का शिकार हो जाते हैं। इतनी जागरूकता तो आजकल सोशल मीडिया से हर जगहों पर मिलती है, हाँ, लेकिन सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें ज्यादा रहती हैं। वहां पर जो भी खबरें आए उसको आप समझें, परखें, या फिर उससे दूर रहें तो बेहतर है। डॉक्टरों से सलाह लें, डॉक्टर कहीं ना कहीं आपसे जुड़ जाते हैं टेलीफोन के जरिए भी, तो वहां आप उनसे सलाह लेंगे, वो आपको उचित जानकारी जरूर देंगे। एक दर्शक हमारे साथ हितेश जुड़ रहा है। हितेश, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो डॉक्टर साहब। हाँ, आप सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको। डॉक्टर साहब, मेरे को ट्यूबरक्यूलोसिस अभी कुछ टाइम पहले डिटेक्ट हुआ था, तो क्या हम कोवैक्सीन कोविशील्ड की तरफ जा सकते हैं? जस्ट बिकॉज इसका ही थोड़ा सा आइडिया नहीं था। डॉक्टर सुनीला जवाब देंगी। ट्यूबरकुलोसिस का इनका उपचार चल रहा था कुछ दिनों पहले तक, अब ये वैक्सीन लेना चाहते हैं। लगवा सकते हैं, बल्कि ऐसे मरीजों के लिए ही हम कहते प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इनको वैक्सीन लगाना पहले जरूरी है, तो वैक्सीनेशन इनको जरूर लगवा लेनी चाहिए। और इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि इनको एक बीमारी थी ट्यूबरकुलोसिस की? अगर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो स्पेशल ऐसे कोई एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट का ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है हितेश, तो आप बिल्कुल वैक्सीन लगवाइए। ट्यूबरकुलोसिस का उपचार हो चुका है, अब आपको वैक्सीन लेकर कोरोना का उपचार करना है, कोरोना से लड़ना है। डॉक्टर संदीप मल्होत्रा, एक कॉमन यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर अगर हम देखें तो ये चर्चा निकल कर आती है, और उसमें एक कॉमन पॉइंट निकल कर आता है, वो यही है वैक्सीन को लेकर। इसके पहले भी मैं कह रहा था डॉक्टर सुनीला से भी कि जब देश ने वैक्सीन बनाई, एक समय लंबा गया, उस बीच में वैक्सीन लगनी थी तो लोग उतने ज्यादा उसको लेकर उत्सुक नहीं थे। ऐसा मान बैठे थे और टहल रहे थे हर जगह पर कि कोरोना तो चला गया। लौट कर आया कोरोना और खतरनाक स्थिति में आया, खतरनाक तरीके से आया, तो उसके बाद सबको वैक्सीन चाहिए। उस वैक्सीन की लड़ाई अलग चल रही है, लेकिन मन की लड़ाई का क्या इलाज करें, कैसे करें? सरकारें सब कुछ बता रही हैं, लगातार मीडिया चैनल्स, हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं इस ओपीडी के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड लेवल तक उस तरीके से बात पहुंच रही है। सर, आपने मेरे ख्याल से ना, जब आप इस बात को कर रहे हैं तो इसका सबसे अच्छा जवाब, देखिए क्या है कि 2-3 तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि ये जानकारी मास लेवल पे पहुंचाने वाली बात है। 2, 4, 10, 20, 50 लोगों तक अगर हमारे जैसे अलग अलग डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेडिकल जिम्मेदारी है हमारी। हम लोग सारे अपने लेवल पे पूरा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हम तक नहीं पहुंच पाते। तो इसके लिए मास मीडिया के तरीके से, जैसे आपका एक अच्छा चैनल, एक अच्छी पहल है लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि उनकी भ्रांतियां, भ्रम को दूर किया जा सके। और सोशल मीडिया से हम इसलिए प्रमोट नहीं करना चाहते क्योंकि वहाँ कई तरीके की मिस कम्युनिकेशन और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी होती हैं जो वेरीफाइड नहीं होती। शायद इस तरीके की बातें भी सोशल मीडिया पे कई बार उठ जाती हैं कि पेशेंट की वैक्सीन के बाद डेथ हो गई, पेशेंट को ये साइड इफेक्ट्स हो गए, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और होती है। पेशेंट को हो सकता है पहले से बुखार चल रहा हो, वो सीरियस हो गया हो, या फिर कोई और बीमारी का इलाज चल रहा हो जो छुपा ली जाती है। तो वैक्सीन, इसीलिए हम भी बार बार कहते हैं कि सोशल मीडिया वाली जानकारी तो कतई आप ना लें, और अगर कोई देने की कोशिश करे तो सबसे पहले उसको कहिए कि खुद जाके वैक्सीन लगवा ले, वो सोशल मीडिया पर ज्ञान न दे और जानकारी ना दे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी है, शकुंतला। शकुंतला, क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब जी, मेरा ये सवाल है, मैं किडनी की प्रॉब्लम है जी, तो मेरा डायलिसिस है, मैंने दोनों वैक्सीन लगवा ली, लेकिन ये भ्रम है घर में सबको बुखार आया, तेरे नहीं आया, क्या तेरे सही लगी है? आपको नहीं आया, सबको आया बुखार? यार मेरा इम्यून सिस्टम सबसे कमजोर था। नहीं, तो आपने दोनों डोज ले ली और उसके बाद आपको बुखार नहीं आया, आप यही कह रही है ना? हाँ जी, दोनों बार नहीं आया मेरे को, घर में सबको आया। अच्छा ठीक है। डॉक्टर संदीप जवाब देंगे।
ये किडनी डायलिसिस की पेशेंट हैं, डायलिसिस हो चुका है, 2 डोज लिया, सबको बुखार आया, अब ये चिंतित है कि इनको क्यों नहीं आया। सर एक रिस्क सर्टिफिकेशन करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं को था। तो सबसे पहले मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि वैक्सीन ने बहुत अच्छा काम किया और इनको बुखार नहीं आया और ये सेफ रहे, है ना। जब भी हम कोरोना के खतरे गिनते हैं तो किडनी के मरीजों को सबसे ऊपर की श्रेणी में रखते हैं कि इनको अगर निमोनिया हुआ तो ये इन मरीजों के लिए दिक्कत ज्यादा है। अभी जो बात हो रही थी कि ये लोग वैक्सीन लगवाने के सबसे अच्छे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ये वैक्सीन लगवा के, और उसका रिजल्ट भी इनको मिला मेरी तरफ से। शकुंतला जी, आप देखिए, डॉक्टर संदीप कह रहे हैं कि आप भाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं, आप सबसे ज्यादा खतरे की स्थिति में थी, लेकिन आपने सही समय पर दोनों डोज लगवाई। आज आप इसी वजह से देखिए खिलखिलाकर हंस रही हैं। चिंता आपकी इस वजह से थी कि आपको बुखार नहीं आया, ये अच्छी बात है क्योंकि आपने डोज लगवाई, आपका इम्यून सिस्टम अब बेहतर है। इस वजह से और लोगों को आपके परिवार में बुखार आया, लेकिन आपको नहीं आया। आपको ये जानकारी खुद और लोगों को देनी है कि भाई मैं किडनी की पेशेंट थी, मैंने डोज लगवाई, मैंने वो जिम्मेदारी अपने लिए और सरकार ने जो कह रखा है वो भी निभाया, और उससे देखिए मुझे भी लाभ मिला। आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर आप इस तरह के बीमारी से भी ग्रसित हैं तो भी आपको वैक्सीन जरूर लगवाना है। बहुत संक्षेप में डॉक्टर सुनीला, मेरा सुझाव यह है ऐसे मरीजों को अगर आप डाटा लेके अपने चैनल पे प्रमोट करें तो ये बहुत लोगों में पॉजिटिव मैसेज है। जरूर, हम इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं और लगातार इसको हम लेकर एक डेटा तैयार भी कर रहे हैं डॉक्टर सुनील, और जल्दी इसको हम डिस्प्ले भी करेंगे। डॉक्टर सुनीला, फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षेप में, संदेश के तौर पर। संदेश के तौर पर कि एक तो इस बीमारी को लेके सबके मन में बहुत भय है। पहली बात जो समझने वाली है कि ऑलमोस्ट 80% लोग इससे ठीक हो जाते हैं, 15% को थोड़ी सी जरूरत पड़ती है हॉस्पिटलाइजेशन की, और सिर्फ अराउंड 5-6 बीमार होते हैं। ठीक है, इस सेकेंड वेव में या लहर में थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं सिक पेशेंट, बट हमारे हाथ में प्रिवेंशन है। एक तो वैक्सीनेशन, जितना हो सके जितनी जल्दी आप लगवा सकते लगवा लीजिए। सेकंड इज बिल्कुल भी वैक्सीनेशन के बाद भी और वैसे भी आपने बिल्कुल अपनी जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना, ये चीजें नहीं भूलनी है। ठीक है, ये मंत्र याद रखना है, वो फॉर्मूला याद रखना है, और साथ में वैक्सीन लगवाना है, आपको हर हाल में लगवाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्मूला मांग रहे हैं वैक्सीन का कि सिर्फ 2 कंपनियों के पास क्यों, क्योंकि उनके यहां हो नहीं पा रही है वैक्सीन, ऐसा उनका दावा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल का जिक्र कर रहा हूं जो दिल्ली के हैं। लड़ाइयां वहां सरकारों पर चल रही है, आपको आपस में नहीं लड़ना है। बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, 18+ वाले भी इंतजार कर रहे हैं। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको लग गई, बहुत सारे लोग भ्रमित हैं या भ्रम फैला रहे हैं, उनसे आपको दूर रहना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और डॉक्टर सुनीला हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंडिया न्यूज को ओपीडी में हमने जो चर्चा की उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा यही रहा, वैक्सीन को लेकर देखिए किस तरीके के भ्रम है। लेकिन कोरोना के हालात का जो इस वक्त हाल है, जो मद्देनजर उसको देखते हुए इंडिया न्यूज हरियाणा और ITV फाउंडेशन आपसे अपील करता है कि बुखार, खांसी या जुकाम होने पर सीधे दवा की दुकान पर जाकर दवा ना लें, पहले किसी डॉक्टर से संपर्क करें, कोविड टेस्ट करवाएं, और अगर परिणाम पॉजिटिव आता है तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। खुद को आप आइसोलेट करें और किसी से भी संपर्क में आने से बचें। डॉक्टर की बताई हुई दवाएं आप जरूर लें। नमस्कार।